22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों हरियाणा में आपको बता दें कि वो प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त को उन्होंने निर्देश जारी किया। कभी डीसी सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक अपने कार्यालय में रहकर जनता की सुनवाई करे। वहीं सिरसा में भी डीसी पार्थ गुप्ता ने सभी अधिकारियों को अपने ऑफिस में रहकर जनता की सुनवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। ऑफिस में रहकर जनता सुनवाई करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता सहित तमाम अधिकारियों ने 11 से 1 बजे तक अपने ऑफिस में रहकर जनता सुनवाई की। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्थ गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार के आदेश के बाद सभी जिला के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि 11 से 1 बजे तक अपने ऑफिस में रहकर जनता की सुनवाई करें, ताकि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा कि आपातकालीन स्थिति की बात अलग है, लेकिन अगर कोई अधिकारी छुट्टी पर जाता है तो उसकी सूचना जिला प्रशासन के अधिकारियों को पहले से देनी होगी, ताकि व्यवस्थाएं पूरी तरह से कायम रख सकें। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। सरपंचों की जिला स्तरीय बैठक की आयोजित की गई, आपको बता दें, जिसमें सरपंचों ने कई अहम फैसले लिए। इनमें एक फैसला ये था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को लेकर भी तैयारी हुई। बता दें, ई टेंडरिंग समेत कई मांगों को लेकर अब 3 अप्रैल को सरपंच जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। सोनीपत की छोटूराम धर्मशाला में आज सरपंचों की जिला स्तरीय बैठक हुई है। दरअसल ई टेंडरिंग का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और इसी क्रम में अब सोनीपत में एक बैठक हुई। बैठक में गांव बचाओ देहात बचाओ के तहत अब बैठक की गई है और इस प्रकार की बैठक पूरे प्रदेश भर में जिला स्तर पर आयोजित हो रही है, क्योंकि 3 अप्रैल को हरियाणा सरकार के खिलाफ और ई टेंडरिंग के खिलाफ जंतर मंतर पर हरियाणा भर के सरपंच जंतर मंतर दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। और वहीं केंद्र सरकार को जगाने के लिए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरपंच जंतर मंतर पहुंचने के लिए आह्वान किया जा रहा है। वहीं ये भी ऐलान किया गया है कि अब प्रत्येक गांव में एक बोर्ड लगा दिया जा रहा है, जिस पर सत्ताधारी जो भी नेता होगा उसको गांव में एंट्री नहीं दी जाएगी और उनका विरोध किया जाएगा। और वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि पंचायती एक्ट जब तक लागू नहीं होगा तब तक बीजेपी और जेजेपी पार्टी के किसी भी नेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और वहीं दावा ये भी किया जा रहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 3 तारीख को लाखों की संख्या में जो है ग्रामीण सरपंच और पंच शामिल होंगे और आंदोलन को तेज और मजबूत करने के लिए ही जिला स्तर पर अलग अलग जिलों में बैठक आयोजित हो रही है। और इसी को लेकर आज सोनीपत में भी सरपंचों की बैठक आयोजित हुई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। चरखी दादरी के गांधीनगर में दूषित पानी में डूबकर युवक की मौत हो गई है। वहीं मृतक की पहचान राहुल के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि मजदूरी के लिए घर से निकला था, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, जहां पर सीसीआई परिसर में दूषित पानी में युवक का शव मिला। चरखी दादरी के वार्ड 2 गांधीनगर सीसीआई परिसर में वहां जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर का दूषित पानी डाला गया था, जहां 4 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है, जिसमें कल रात एक युवक के डूबने से मौत हो गई, जिससे गांधीनगर के लोग और मृतक के परिजनों ने रोष जताया। उन्होंने शव न उठाने के लिए कहा और 30 लाख और एक सरकारी नौकरी के मुआवजे की मांग की। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट रहा, वहां पुलिस पहुंची। उपायुक्त ने आश्वासन दिया परिजनों को कि मुआवजा और नौकरी का प्रावधान किया जाएगा, तब जाके परिजन माने। परिजनों का कहना है कि करीब 2 साल से ये समस्या बनी हुई है। गांधीनगर के लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग को बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। सीएम यहाँ जब आए थे उनको शिकायत दी गई थी, तो जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 1 सप्ताह का
समय दिया गया था, लेकिन वो समय भी बीत चुका, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसको लेकर गांधीनगर के लोगों ने रोष जताया और उन्होंने कहा अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज फरीदाबाद पहुंचकर बाल संरक्षण गृह का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के दौरान अधिकारियों से बच्चों से संबंधित समस्याओं का जल्द निपटारा करने की बात कही गई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य प्रीति भारद्वाज ने आज फरीदाबाद का दौरा किया। इस दौरान बाल संरक्षण गृह का दौरा करने पर कई अनियमितताएं वहां पाई गई। उन कमियों को देखते हुए अधिकारियों के साथ में प्रीति भारद्वाज ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय में मीटिंग की और मीटिंग के दौरान संबंधित अधिकारियों को एक तरफ जहां निर्देश दिए तो वहीं हिदायत देते हुए कहा कि बच्चों को रहने सहने और उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण गृह में रहने वाले बच्चों के साथ में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, परिवार पहचान पत्र जैसे कार्ड उनके समय पर नहीं बन पा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द मानवीय आधार पर उनको समस्याओं को दूर कर उनका लाभ पहुंचाने की निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि अधिकारी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य प्रीति भारद्वाज के निर्देश पर उन बच्चों की समस्याओं को कब तक दूर कर पाते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। खबर हिसार से है। हिसार में साउथ बाईपास पर नहर पर दोस्तों के साथ आया 9 साल का हिमांशु पानी में बह गया। 2 युवकों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। सूचना मिलने पर परिजन आजाद नगर पहुंचे। आपको बता दें अर्बन एस्टेट थाना में पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाल समंद नहर में डूबे 9 साल के बच्चे का 24 घंटे के बाद भी अभी तक सुराग नहीं लगा है। बता दें कि 24 घंटे पहले एक 9 साल का बच्चा यहां पर नहर में डूब गया था, जिसके बाद लगातार 24 घंटे से उस बच्चे की तलाश में पुलिस, फायर ब्रिगेड और गोताखोर लगातार लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक 24 घंटे के बीतने के बाद भी अभी तक बच्चे कोई सुराग नहीं लगा है। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही परिजनों ने बताया कि हमारा बच्चा यहाँ पर नहर पर बच्चों के साथ खेलने के लिए आया था और पैर फिसलने के कारण नहर में डूब गया था, जिसके बाद पुलिस और गोताखोर लगातार नहर में तलाश करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक भी बच्चे का सुराग नहीं लग पाया है। वही बच्चे को ढूंढते हुए फायर ब्रिगेड और गोताखोर लगभग 70 किलोमीटर नहर में तलाश कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बच्चे का कोई सुराग पुलिस के हाथ और गोताखोरों के हाथ नहीं लगा है। वही पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर बच्चे का सुराग कब तक लग पाता है। इंडिया न्यूज के लिए हिसार से अमित वर्मा। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज पर एनडीआरएफ की टीम ने लोगों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को बाढ़ के वक्त आई आपदा से बचने के तरीके भी समझाए। वहीं बारिश में बने हालातों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर भी समझाया गया है। यमुनानगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। भूकंप हो या बाढ़ का समय, तो जब भी रेनी सीजन आता है तो अक्सर यहाँ पर बाढ़ आती है। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ आती है और भयंकर तबाही मचाती है। और इस तरह से जब भी बाढ़ आती है तो कई बार रेस्क्यू करना पड़ता है। कई बार जब अचानक बाढ़ आती है तो लोग बाढ़ के पानी में फंस जाते हैं। यमुनानगर पिछले इतिहास की बात करें तो कई बार हेलीकॉप्टर के द्वारा भी सेना के जवानों ने यहाँ के रेस्क्यू कर लोगों को बचाया है। वहीं आज उपायुक्त राहुल हुड्डा के कहने पर एनडीआरएफ की टीम बठिंडा ने यहाँ यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज पर यमुनानगर के किनारे एक कैंप लगाया। इसमें प्रत्यक्ष दिखाया गया कि किस तरह से 2 नावें आ रही हैं, जिसमें से एक नाव अचानक डूब जाती है और जो दूसरी नाव के लोग हैं किस तरीके से इन डूबे हुए लोगों को बचाते हैं। वही राहुल हुड्डा ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने बड़े बारीकी से यमुनानगर के अधिकारियों को व कर्मचारियों को समझाया किस तरह की पानी की बोतलें हैं, टीन के क्लस्टर हैं, उनको उपयोग में लाया जा सकता है। तो यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कैसे आमजन को बचाया जा सकता है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
डेयरी तकनीक के क्षेत्र में देश को कई नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के क्लोनिंग ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। संस्थान ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत की देसी गिर नस्ल की गाय का क्लोन तैयार करने की सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने क्लोनिंग के क्षेत्र में एक बार फिर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। 2 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद इस संस्थान में क्लोन द्वारा गिर गाय की नस्ल की बछड़ी को तैयार किया गया है। इस बछड़ी का जन्म 16 मार्च को हुआ था, जिसको गंगा नाम दिया गया है। इससे पहले एनडीआरआई में भैंस का क्लोन तैयार कर कटड़ी पैदा की गई थी। देसी नस्लों की गाय के संवर्धन और दुधारू पशुओं की बढ़ोतरी की दिशा में इस कदम को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नूंह द्वारा मेगा लीगल सर्विस कैंप आईटीआई मरोड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीजीएम और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रतीक जैन पहुंचे। इस कैंप में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नूंह जिले की मरोड़ा आईटीआई में मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सीजीएम प्रतीक जैन पहुंचे और अनेक विभाग तरह के स्टॉल भी लगाए गए। आपको बता दें कि सीजीएम प्रतीक जैन ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से वंचित ना रहे। डालसा हमेशा उनके लिए तत्पर तैयार खड़ा है और अगर किसी को भी कानून की जानकारी लेनी है तो वो डालसा के ऑफिस में भी कानून जानकारी ले सकते हैं। सीजीएम ने बच्चों को कानूनी जानकारी और भौतिक कर्तव्य के बारे में समझाया और कहा है कि अगर किसी को फ्री वकील की जरूरत है तो वो डालसा के ऑफिस में आकर फ्री वकील ले सकते हैं। साथ में डालसा के हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी बताया, जिसमें रेड क्रॉस की टीम भी शामिल हुई और रेड क्रॉस टीम के द्वारा ब्लड डोनेशन का काम किया गया, जिसमें आईटीआई के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और बता दें कि इस विभाग में आयुष विभाग भी शामिल हुआ, जिसमें लोगों ने और बच्चों ने दवाइयां भी ली, जिसमें लोगों ने काफी इस कैंप में फायदा उठाया। नूंह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज़। मानेसर के सिकोहपुर गांव में पूर्व सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। बता दें, खेड़की दौला थाने में सरपंच पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सरपंच ने विकास कार्यों के नाम पर करीब 11 करोड़ रुपए गबन किया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक सरपंच ने कागजों और फुटबॉल बास्केटबॉल ग्राउंड दिलवाए हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पशु अस्पताल में 83,57,000 की लागत से टीन शेड का निर्माण किया गया, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। शिकायत के बाद एडीजी ने गांव के विकास कार्य का निरीक्षण किया, जिसके बाद विकास कार्यों की पोल खुल गई। इस मामले में तत्काल ग्राम सचिव भी पंचायती फंड के गबन को लेकर मामला दर्ज हुआ। आज के दिन में जी एफआईआर में जो एडीसी ने करी है उसमें दिखा रहा क्या है 10 करोड़ और 67 लाख और अभी और इंक्वायरी चल रही है, अभी 2-3 करोड़ और बढ़ेगा। इस ये एफआईआर शुरू में ये मैंने 18 में लगाई थी। 18 था, आज कई साल हो गए, 5 साल में न्याय मिला है। सबका मामला था जी, सारे दही है चाहे आईटीओ है चाहे बीडीओ है डीडीपीओ है, डीडीपीओ सारे ले रहे थे। अजी वो खाली पड़ा है ग्राउंड, जिसमें वो लोग भाई वो दिखा रहा है, उसमें कुछ भी नहीं लग रहा। अजी ये गांव ऐसा है, ये ऐसे पकड़ के थे, उनको शराब क्या है। पंचायत 5 साल में एक बार दूसरा मेंबर ने चेहरा नहीं देखा। उनके घर पैसे दिया हुआ और किताब पे दस्तखत करवाना है मेंबर। इसमें कुछ आरोप आए थे, कंप्लेंट आई थी हमारे पास, और जो एडीसी साहब की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी ने उसकी इंक्वायरी की। उसमें वो आरोप जो है वो वैलिड पाए गए और उस सिलसिले में फिर जो है पुलिस को ये लेटर लिखा गया था क्रिमिनल एक्शन लेने के लिए। और इसमें रेगुलर इंक्वायरी अभी भी 2 ऑफिसर्स की कमेटी के द्वारा की जा रही है। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है सर। बहादुरगढ़ में एक नव विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झुलसता हुआ मिला। बता दें, नव विवाहिता की शादी 4 महीने पहले हुई थी। परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर नव विवाहिता की हत्या कर फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया है।
जिला झज्जर के उपखंड बहादुरगढ़ के गांव शाहपुर में एक विवाहिता का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। विवाहिता के परिजनों का कहना है कि नवंबर 2022 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और आज इनका शव फंदे से लटकता हुआ मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया और परिजनों द्वारा लड़के के पति, उसकी सास, ससुर और ननद पर मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है और जल्द ही मामले का पटाक्षेप भी होगा। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। लोहारू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने एक कार्यक्रम में शिरकत किया, जहां जेपी मंत्री, आपको बता दें, मंत्री जेपी दलाल धूलकोट गांव में पहुंचे। वहीं खेतों में जाकर फसलों के नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए आश्वासन भी दिया। तो देखिए, 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नुकसान का जायजा लेने कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे हुए थे। वहीं किसानों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी उनकी खराब फसलों का मुआवजा तो है वो दिया जाएगा। तो लोहारू पहुंचे हुए थे कृषि मंत्री जेपी दलाल। अब तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नुकसान का उन्होंने जायजा भी लिया, वहां पर खेतों में पहुंचे हुए थे। देखिए, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। किसानों से उनकी खराब फसलों के बारे में जानकारी ले रहे थे। और दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने फसलों को भी देखा है और इसी के बाद किसानों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया। बेमौसमी बारिश की वजह से प्रदेश में बहुत जगह किसानों को नुकसान हुआ है। महेंद्रगढ़ में भी, सरसा में, करनाल में, जींद में और हमारे यहाँ भिवाड़ी के अंदर, दादरी के अंदर। आज मैंने तुसाम और लोहारू के क्षेत्र में गया, अधिकारियों को साथ लिया और निरीक्षण किया और किसान भाइयों को मैं भरोसा दिलवाता हूँ कि जो नुकसान है हमारी नीति के अनुसार आपकी जल्दी से जल्दी भरपाई करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि तुरंत इसकी गिरदावरी करें। जो बीमा वाले किसान हैं उनको बीमा से, और जो बीमा वाले नहीं हैं उनको हरियाणा सरकार से। कई अलग अलग तरह का नुकसान है। कई जगह तो 100% भी है, कहीं 75% है, कहीं 50% है। तो जहाँ ओलावृष्टि है वहाँ तो बहुत ज़्यादा कटी हुई फसल सरसों की थी, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान उसी को है। काम शुरू हो गया है और जल्दी इस बार पैसा दिलवाएंगे। पलवल के जवाहर नगर कैंप में काली माता के मंदिर का पट महीनों बाद आज खुला है। वहीं मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने उत्साह के साथ मां का दर्शन किए। बता दें कि वर्ष में केवल 2 दिन ही नवरात्र के सप्तमी के दिन श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के पट खुलते हैं, इसीलिए भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। मंदिर में वर्ष में 365 दिन में, आपको बता दें, सरसों के तेल का अखंड जोत जलती रहती है। काली मां को काले चने का भोग लगता है। वहीं सरसों के तेल से त्रिमुखी दीपक से ही तारा दिखाई देने के बाद माता की आरती होती है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा।